हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर जीव जगत का वर्गीकरण यानी जीवों का क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। जीव जगत का वर्गीकरण। वर्गीकरण आखिर आपने कभी सोचा कि जीवों का वर्गीकरण आवश्यक क्यों है? अगर जीवों का वर्गीकरण न किया जाए तो क्या होगा? ये सब तमाम बातें हमने पहले चैप्टर में कर ली है। तो अगर आपने पहला चैप्टर नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए पहले, तब दूसरा चैप्टर देखिए। जीव जगत का वर्गीकरण। सबसे पहले बहुत सारे वैज्ञानिक आए और अपने अपने जीवों का वर्गीकरण किया। उन्होंने अपने अपने प्रकार से जीवों का वर्गीकरण किया। फिर बाद में सन मार्कर क्यों नहीं चल रहा है? एक मिनट। हाँ, 1968 में R.H. विटाकर नाम के एक वैज्ञानिक थे। R.H. विटाकर विटीकर इन्होंने अपना वर्गीकरण किया। इन्हीं का वर्गीकरण मतलब मुख्य रूप से माना जाता है। मतलब अभी पढ़ाया जाता है हमें, क्योंकि इन्हीं का वर्गीकरण सफल हुआ था। तो चलिए देखते हैं इनका वर्गीकरण क्या है। वैसे R.H. विटाकर से पहले बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना वर्गीकरण दिया था, पर लेकिन इनका वर्गीकरण में हर जीवों का लगभग ज़्यादातर जीव मतलब मोनेरा जगत के और प्रोटिस्टा जगत के, कवक और पादप और एनिमिलिया यानी एनिमल जीव सभी मतलब सही तरीके से व्यवस्थित हो पाए। चलिए देखते हैं ये जीवों के लक्षण हैं जो इधर सब लिखे गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 लक्षण है, 6 लक्षण है और एक उदाहरण है। तो पहले हम देखेंगे मोनेरा जगत में। ये थोड़ा सा कट गया है क्रॉप करते समय, सही से सेट नहीं हो पाया। पहले हम देखेंगे मोनेरा जगत में। मोनेरा जो जगत होते हैं इनमें कोशिका के प्रकार मतलब किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो मोनेरा जगत में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। अगर हम प्रोटिस्टा जगत की बात करें तो वही प्रोटिस्टा जगत में यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, और कवक में भी यूकैरियोटिक, और पादप में भी बात करें तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, और एनिमिलिया में भी यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। मतलब बस मोनेरा जगत ही ऐसा जगत है इन 4 जगतों में से कि इनमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, बाकी सभी में यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब कोशिका भित्ति, अब देखेंगे कि किस जगत में किसकी कोशिका भित्ति बनी होती है। पहला सेलुलोज, जो ये मोनेरा जगत होती है इनमें सेलुलोज रहित कोशिका भित्ति होती है। सेलुलोज की कोशिका भित्ति नहीं बनी होती है। तब भैया किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकान की। अब पेप्टाइडोग्लाइकान अगर कोई पूछे किससे मिलकर बना है तो पॉलीसेकेराइड और प्लस अमीनो अम्ल से मिलकर पेप्टाइडोग्लाइकान बनता है। और अगर प्रोटिस्टा जगत की बात करें तो उसमें कुछ ही जीवों में उपस्थित होते हैं। मतलब जो से कुछ ही जीव होते हैं जिसमें पेल्किल नाम की एंजाइम पाई जाती है। पेल्किल नाम की कोशिका भित्ति पाई जाती है, और वो
किसकी बनी होती है? प्रोटीन से बनती है। और कवक में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। और कवक में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है और पादप में भी कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, लेकिन किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। और एनीमिलिया में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। और वहीं कोशिका भित्ति नहीं होती तो वहीं कोशिका कला होती है। कोशिका कला वहीं होती है। अगर वहीं बात करें मोटी मोटा, तो कोशिका भित्ति एनीमिलिया जगत में नहीं पाई जाती है, क्योंकि इसमें कोशिका कला पाई जाती है और एक मुनीरा जगत है। इनमें भी मतलब इसमें भी कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन सेलुलोज की नहीं रहती है बस। और उसके बाद केंद्रक कला देखेंगे कि कोशिकाओं की केंद्रक कला किसकी होती है, मतलब किसमें उपस्थित होती है। तो एक बार हम रिवाइज कर दें पहले, तब थोड़ा समझ में आएगा। नाम में एक मिनट। कोशिका कला, सॉरी केंद्रक कला। केंद्रक कला लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। देखिए अब केंद्रक कला मुनीरा जगत में अनुपस्थित होती है, मतलब मुनीरा जगत में नहीं होती है। और प्रोटिस्टा जगत में उपस्थित होती है केंद्रक कला। और कवक में भी उपस्थित होती है केंद्रक कला। और पादप में भी उपस्थित होती है केंद्रक कला। और एनीमिलिया में भी उपस्थित होती है। मैं बस आपको ये डायग्राम जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया है वही आपको समझा रहा हूँ। देखिए ये फ्लो चार्ट जो है ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसे याद नहीं कर पाएंगे तब आप भूल जाएंगे कि किसमें कोशिका भित्ति किस जगत की किस कैसी होती है, कोशिका कला किस जगत की कैसी होती है, ये आपको याद करना पड़ेगा। शरीर का है, मतलब शरीर की संरचना उनकी कैसी होती है, अब ये देखेंगे। मुनिरा जगत में जितने भी जीव पाए जाते हैं सभी एक कोश की होते हैं। और प्रोटिस्टा जगत में भी सभी एक कोश की जीव पाए जाते हैं। कवक में बहुकोषीय होते हैं और दृढ़ उत्तक के होते हैं, ये मतलब कठोर होते हैं। और पादप में बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है कोशिका भित्ति, मतलब किससे? उत्तक अंग यानी उत्तक तंत्र से मिलकर बनी होती है कोशिकाएं। बहुत सारी कोशिका भित्ति होती है, बहुत सारी कोशिकाएं मिलेंगी तब उत्तक का निर्माण होगा। और जब बहुत सारे उत्तक मिलेंगे तब एक किसी अंग का निर्माण होगा, और बहुत सारे अंग मिलेंगे तो अंग तंत्र का निर्माण होता है, जैसा मैंने आपको पहले बताया है, पढ़ाया है। एनीमिलिया जगत में अब देखेंगे, एनीमिलिया में भी बहुकोशिकीय होती है। अब इनकी संरचना देख लिए, अब इनके पोषण देखेंगे पोषण के आधार पर। देखिए जो मोनिरा जगत होते हैं वह स्वपोषी जीव होते हैं और परपोषी दोनों होते हैं। स्वपोषी मतलब खुद से जो अपना भोजन बना ले, और परपोषी मतलब परपोषी जो दूसरे के भोजन पर आश्रित हो। और प्रोटिस्टा जगत में जितने भी जीव पाए जाते हैं वह स्वपोषी परपोषी दोनों होते हैं। और कवक जगत में भी, कवक जगत में बस परजीवी होते हैं, परजीवी कवक जगत में। वहीं अगर हम बात करें पादप जगत की, तो पादप जगत में स्वपोषी जीव पाए जाते हैं। और एनीमिलिया में परपोषी मतलब दूसरों पर आश्रित रहते हैं, अपना भोजन खुद से नहीं बनाते, दूसरों पर निर्भर करते हैं। और इसमें प्रजनन कैसा होता है इन जीवों में, अरे सॉरी किंगडम में, देखते हैं। जगत में, मुनीरा जगत में
किंगडम कहना उचित नहीं होगा, जगत। मुनेरा जगत में द्विखंडन विधि पाई जाती है, और वही प्रोटिस्टा जगत में खंडन या इसमें भी द्विखंडन विधि पाई जाती है, और इसमें निषेचन होता है, और इसमें निषेचन, इसमें निषेचन। द्विखंडन विधि क्या होती है? जैसे टूट कर विभाजन होता है, समझ लीजिए एक प्रकार से टूट कर विभाजन होना। अब इसकी अगर एग्जाम्पल वाली बात करें, जैसा कि एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नहीं दिया गया है, बल्कि मैंने अपने फ्लो चार्ट में आप सभी को एग्जाम्पल देकर बताया है, ताकि आप सबको अच्छे से समझ में आए। जो मुनेरा जगत के जीव होते हैं, सभी जीवाणु, कौन से? अर्ध जीवाणु या सत्य जीवाणु, ये दो आते हैं, एग्जाम्पल है। प्रोटिस्टा जगत की अगर बात करें, इसमें क्राइसोफाइटा, मार्कर क्यों नहीं चल रही है भाई? हाँ ये रही, पहला क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लेटिलेज होते हैं, फिर अपोआ, फिर प्रोटोजोआ, ये इनके एग्जाम्पल है 4। और अगर कवक की बात करें, कवक में कौन कौन से आते हैं? तो कवक में फाइको माइसिटीज, इसको माइसिटीज, बेसिडियो माइसिटीज, ड्यूटो माइसिटीज, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। अगर पादप की बात करें, तो सभी हरे जीव जैसे शैवाल, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सभी है। और अगर हम एनिमिलिया की बात करें, तो सभी जीव, जैसे सभी जीव हो गए, कौन से सभी जीव? जैसे जो सचल हो, जो चल सकते हो, जो स्वपोषी हो, अपना मतलब दूसरे भोजन पर आश्रित हो, कोशिका कला हो, जैसे यहाँ मैंने आपको बताया ना, इसमें देखिए कोशिका कला, इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, इसमें कोशिका कला होती है। इधर कोशिका कला से घिरी कोशिका, मतलब कोशिका कला से घिरी कोशिका से बनी हो। और इसकी जगह एग्जाम्पल वाली बात करें, तो उसमें कुत्ता, बिल्ली, मानव, गाय इत्यादि सभी आते हैं। तो हमने चार्ट के बारे में देख लिया। ये आप अगर ये फ्लो चार्ट याद कर लेते हैं, तो आपको इससे बहुत, समझ लीजिए आधा चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। ये फ्लो चार्ट थोड़ा याद करने की चीज़ है इस चैप्टर में, बाकी सब तो नहीं। बाकी इसके बाद अब मज़ा आने वाला है। इसके बाद हम इधर आ गए सॉरी। इसके बाद हम देखेंगे विषाणु क्या होते हैं, यानी वायरस। कहते नहीं वायरस फैल गया भाई, क्या है वायरस? चलिए देखते हैं। आप इधर फिगर पे मत ध्यान दीजिए, अभी पहले मैं जो पढ़ा रहा हूँ इधर देख लीजिए। विषाणु क्या है? विषाणु प्रोटीन का उससे घिरे हुए डीएनए और आरएनए अणुओं को विषाणु कहते हैं। अब आप कहेंगे डीएनए क्या है? डीएनए और आरएनए, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डाई न्यूक्लियो एसिड, और आरएनए का राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड। विषाणु यानी वायरस, ये तो हमने इसका डिफिनीशन देख लिया भाई। मतलब जो भी प्रोटीन कवच से घिरे हुए डीएनए आरएनए के अणु होंगे, उन्हें हम विषाणु कहेंगे। पर लेकिन वो दिखते कैसे होंगे, क्या है, अभी बताते हैं। पहले इसे देख लेते हैं। विषाणु यानी वायरस। वायरस में समझिए, अगर विषाणु में यानी वायरस में अगर प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य है, तब वो सजीव की तरह मतलब अपना बर्ताव करने लगेगा, सजीव बन जाएगा। अगर विषाणु वायरस में प्रोटोप्लाज्म नहीं रह गया, तो वो निर्जीव अवस्था में पड़ा रहेगा।
मतलब मृत, समझ लीजिए डेड, डेड रहेगा। सॉरी, इरेजर कहाँ गया, ये रहा इरेजर, इरेज हो गया। और ये जो जीव होते हैं ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। कड़ी कैसे होते हैं देख लीजिए। अगर विषाणु ये अगर इसमें जीव द्रव नहीं रहेगा तो ये समझ लीजिए डेड बॉडी है, डेड बॉडी की तरह पड़ी रहेगी। अगर जैसे ही इसमें प्रोटोप्लाज्म अगर ये जीव द्रव में गया तो समझ लीजिए एकदम लिविंग की तरह बर्ताव करना प्रारंभ कर देगा। ये मैंने डायग्राम बनाया है, ये भी डायग्राम एकदम सेम वही है। ये जो है अभी इसका देख रहे हैं प्रोटीन कवच है, ये जो देख रहे हैं जो मैंने लाइनिंग बनाया है ये प्रोटीन कवच है। और ये जो टेढ़ा मेढ़ा है ये इसका डीएनए है। एक मिनट इरेज कर दो तो बताऊं, ये इसका डीएनए है इधर, ये जो इसे बना है डीएनए। अगर मैं इसके डीएनए को इससे अलग कर दूं तो ये डेड हो जाएगा, निर्जीव अवस्था में पड़ा रहेगा। लेकिन जैसे ही इसके पास डीएनए आएगा तो ये एक सजीव की तरफ बर्ताव करना प्रारंभ कर देगा। अर्थात हम इसे न ही निर्जीव कह सकते हैं और ना ही सजीव कह सकते हैं। जब इसके पास डीएनए में ये होगा तब ये सजीव होगा, अगर डीएनए नहीं होगा तो निर्जीव होगा। ठीक उसी प्रकार इसके पास आरएनए की जरूरत है, वही चीज है। अगर इसके पास आरएनए है तो ये सजीव है, नहीं है तो निर्जीव। इसके उदाहरण ये जो है टीएमवीसी यानी टोबैको मोजेलिक विषाणु है। तो आप सभी को उम्मीद करते हैं वायरस के बारे में समझ आया होगा। यानी वायरस मतलब विषाणु, मतलब अगर ये जो विषाणु है अगर इसके पास आरएनए या फिर डीएनए, आरएनए इधर देखिए आरएनए या फिर डीएनए, ये जो आरएनए है ये जो आरएनए है ये और ये अगर इसको मैं दूर कर दूं इनसे तो ये निर्जीव अवस्था में पड़े रहेंगे। अगर जैसे ही इनके पास ये आया आरएनए डीएनए ये फिर जीवित हो जाएंगे और अपना इन्फेक्ट फिर पहुंचाना प्रारंभ कर देंगे। जैसे कोरोना अभी हमने देखा, ताजा उदाहरण मतलब एग्जाम्पल एक वायराइड वायराइड ये सब क्या है, प्रकृति में स्वतंत्र नग्न कवच रहित डीएनए आरएनए अणुओं को वायराइड्स कहते हैं। अब आप कहेंगे सर इसमें भी डीएनए आरएनए, हाँ देखिए इसमें कवच के रूप में था, अंदर था, कवच के रूप में मिलता था इसके। अगर इसको कवच के मतलब अंदर था, ये कवच से घिरा था, प्रोटीन कवच से, तब इसको मिलता था डीएनए, तब ये सजीव की तरह बर्ताव करना था। पर लेकिन इसमें क्या रहा, इसमें क्या है नग्न कवच रहित, इसमें कवच नहीं है, ये डायरेक्ट डीएनए आरएनए के अणु ही है जिन्हें वायराइड्स कहते हैं। बस वायराइड्स के बारे में इतना ही। जैसे ही एक वायराइड्स का आपको डायग्राम मैंने दिखाया है, वायराइड्स क्या है, तो ये रहा वायराइड्स क्या है भाई, ये वायराइड्स है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रोशंक या फिर प्रोआंत क्या है। प्रोशंक क्या है तो देखिए, जीव शरीर में पाए जाने वाली रोग कारक विषाणु के आकार वाली विकृति प्रोटीन अणुओं को प्रोशंक कहा जाता है। कहने का मतलब जीव शरीर में पाए जाने वाली रोग कारक जो विषाणु के आकार वाली होती है। विषाणु के आकार वाली मतलब पहले मैंने आपको जैसा बताया इस आकार की होती है,
ये विषाणु है ना, वायरस, मैंने आपको अभी भी पढ़ाया। और इसे ही विकृत प्रोटीन अणुओं को प्रोषण कहा जाता है। अब प्रोषण अणु जो है वो विकृत प्रोटीन अणु के होते हैं। इनके रोग कारक, मतलब इनसे कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं ये देखते हैं हम। रोग अगर इनसे बात करें तो मवेशी का मेड काउ एक रोग होता है जो इसी प्रोषण से उत्पन्न होता है। और मानव में सीआर जैकब एक रोग होता है, सीआर जैकब, जो प्रोषण के कारण होता है। तो आशा करते हैं कि प्रोषण के बारे में भी आप समझ गए होंगे। तो एक बार चलिए फिर से समझा देते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। प्रोषण, प्रोषण क्या है? जीव शरीर में पाए जाने वाले रोग कारक, जीव शरीर में पाए जाने वाले रोग कारक विषाणु के आकार वाली विकृति प्रोटीन अणुओं को प्रोषण कहा जाता है। विकृति मतलब टूटी हुई प्रोटीन अणुओं को प्रोषण कहा जाता है। इससे रोग कारक, इसके रोग, इससे कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं? तो इससे मवेशी का मेडकाउ रोग एक प्रकार का रोग होता है जो उत्पन्न होता है। और मानव में मतलब ये गायों, जैसे गायों में, भैंस में और तमाम प्रकार के जो एनिमल है उनमें उत्पन्न होता है। और मानव में सीआर जैकब रोग उत्पन्न होता है, किससे? प्रोषण से। तो आप प्रोषण के बारे में भी समझ गए होंगे। तो हमारा अगला हेडिंग है माइकोप्लाज्म। आप देखेंगे माइकोप्लाज्म क्या है। माइकोप्लाज्म क्या है? बिना कोशिका भित्ति वाली, मतलब इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती, बिना कोशिका भित्ति वाली, प्रकृति में स्वतंत्र, मतलब स्वतंत्र रूप से सबसे छोटी जीव कोशिका को माइकोप्लाज्म कहते हैं। माइकोप्लाज्म का ये फिगर आपको दिख रहा होगा, ये मैंने भी छोटा सा बनाया था आपको समझाने के लिए। माइकोप्लाज्म फेफड़ों की, माइकोप्लाज्म फेफड़ों की झिल्ली में निमोनिया जैसे रोगों को उत्पन्न करती है। जैसे माइकोप्लाज्म को पीपीएलओ कहते हैं, सॉरी, ऐसे माइकोप्लाज्म को पीपीएलओ कहते हैं। अब पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या होता है? इधर देखिए पीपीएलओ का, पी फॉर जीव यानी ऑर्गेनिज्म, और एल फॉर लिविंग यानी सजीव, और पी फॉर पिन्यूमोनो न्यूमोनिया, और पी फॉर एक जो पी है इसका प्लोरो यानी फेफड़ा झिल्ली। अगर मिला दे तो फेफड़ा झिल्ली न्यूमोनिया सजीव जीव। मतलब आप सीधी सीधी बात समझिए कि माइकोप्लाज्म को पीपीएलओ के नाम से भी जानते हैं। और पीपीएलओ के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि ये जो माइकोप्लाज्म है ये निमोनिया जैसे रोगों को उत्पन्न करता है, और इसी के नाम पे इसका नाम रखा गया। कैसे? क्योंकि देखिए अगर पीपीएलओ मतलब प्लो, फेफड़ा झिल्ली, मतलब फेफड़े के झिल्ली में निमोनिया सजीव जीवों में, समझ लीजिए एक प्रकार से ट्रिक के हिसाब से, फेफड़ा झिल्ली निमोनिया सजीव जीव। अब ये फेफड़ा झिल्ली में कैसे अपने रोगों, निमोनिया रोग को उत्पन्न करता है ये देखते हैं। ये तो आपके कोर्स से बाहर है लेकिन आया है टॉपिक तो समझा देते हैं। ये देखिए, ये जो निमोनिया रोग होता है फेफड़ों की कोशिकाओं में, फेफड़ों की कोशिकाओं में इसे तरल से भर देता है। अब कोशिकाएं,
अब आप कहेंगे कूपिकाएँ क्या होती है? अगर आपने मेरा हार्ट वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि कूपिका क्या होती है। लेकिन चलिए आपको दिखा देते हैं कूपिका। ये देखिए, ये जो है ये कूपिका है। आप हार्ट वाले चैप्टर में अगर देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। मैंने खूब अच्छे से बताया कि कूपिकाएँ कहाँ, कैसे, उसकी क्या कार्य होती हैं, सब बताया है। ये कूपिकाएँ हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये सभी कूपिकाएँ हैं। यही ना ऑक्सीजन को लेती हैं, खींचती हैं, ग्रहण करती हैं। ये कूपिकाओं में ये तरल द्रव भरा, मतलब ये द्रव भर जाता है, जिसके कारण जो हम ऑक्सीजन की, मतलब ऑक्सीजन की जो प्रक्रिया होती है, मतलब ऑक्सीजन लेते हैं फिर बाहर निकालते हैं, ये इसमें बाधित होता है, मतलब रुकता है। जो ये रोग होता है इसमें बाईं तरफ की जो कूपिकाएँ होती हैं वो सामान्य होती है, मतलब इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन ये जो दाएं तरफ की कूपिकाएँ होती हैं, ये देखिए, इसमें तरल से, ये सब तरल से भर जाएंगे, तरल से भरे हुए हैं। ये जो आप छोटे छोटे देख रहे हैं ना, इधर देखिए डायग्राम में, ये भी निमोनिया यही बढ़ते 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 एकदम इसको एकदम काला कर देंगी, काले द्रव में बदल देती है। ये सब आगे आपके कोर्स में नहीं है, पर लेकिन आया था टॉपिक तो मैंने बता दिया, समझ लीजिए, बस इसे भर देती है। और ज़्यादातर निमोनिया रोग छोटे बच्चों को होता है, क्योंकि उनका जो ह्यूमिडिटी पावर होता है बड़ा कमज़ोर होता है। अक्सर 5 साल से जो छोटे होते हैं उन बच्चों का ह्यूमिडिटी पावर कमज़ोर होता है, इसीलिए का निमोनिया जो रोग होता है उन्हें जल्दी से पकड़ता है। तो आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत है तो मैं एक बार सभी इसको डिलीट करके जो मैंने पढ़ाया हूँ उसको डिलीट कर देता हूँ। आप सब इन स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत हो तो। 1 मिनट से मैं डिलीट कर दूँ पहले जो पढ़ाया हूँ। यस, हो गया डिलीट। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पहला पेज हो गया, ये दूसरा पेज, इसे भी डिलीट कर देते हैं हम पहले। राइट, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डीएनए, और अगला जो तीसरा पेज ये रहा, इसे भी डिलीट कर देते हैं, प्रोशन के बारे में। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर अब तीसरा हो गया, चौथा पेज माइकोप्लाज्म के बारे में। तो बस इस चैप्टर में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।